दोस्तों, हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम व्यक्ति ही अमीर बन पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर व्यक्ति या तो अमीर बनने के मूलभूत सिद्धांतों को जानते ही नहीं हैं या फिर उनका पालन नहीं करते हैं। स्कूल कॉलेजों में व्यक्तिगत धन प्रबंधन के बारे में कोई प्रशिक्षण या शिक्षा नहीं दी जाती है। ज्यादातर माता पिता भी अपने बच्चों को इस बारे में सुनियोजित ज्ञान नहीं दे पाते हैं या आदर्श मिलाकर पेश नहीं कर पाते हैं। व्यक्ति कैरियर की दुनिया में कदम रखता है तो उसे बाकी क्षेत्रों का चाहे जितना ज्ञान हो, व्यक्तिगत आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में वह नौसिखिया ही होता है। अमीर बनना बहुत मुश्किल काम नहीं है। कुछ सामान्य सिद्धांतों का पालन करके कोई भी अमीर बन सकता है, बशर्ते आप इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हों। ज्यादातर लोग सिर्फ अमीर बनने के बारे में सपने देखते रहते हैं और बातें करते रहते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं हैं। वे अमीरी की कीमत चुकाने के बजाय शॉर्टकट खोजने में लगे रहते हैं। परिणाम यह होता है कि उनका सपना सपना ही रह जाता है। इस पुस्तक में अमीर बनने के 10 सिद्धांत बताए गए हैं, जिनका पालन करके कोई भी अमीर बन सकता है। इसमें कोई अलादीन का चिराग या जादू की छड़ी नहीं है जो पल भर में आपको अमीर बना दे। याद रखें, सफलता के ये सिद्धांत तभी काम करेंगे जब आप इन पर अमल करते हुए अमीरी की कीमत चुकाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अमीर बनने का पहला सिद्धांत है जो है बचत करें। अमीर बनने का पहला कदम है बचत। कोई भी आदमी अमीर बन सकता है, बशर्ते वह योजना बनाकर लंबे समय तक बचत करे। बचत का नियम यह है कि आप हर महीने अपनी 10% आमदनी बचाएं। अगर आपकी आमदनी 5,000 रुपए है तो 500 रुपए बचाएं। अगर 10,000 रुपए है तो 1,000 रुपए बचाएं। अगर आप इससे ज्यादा प्रतिशत आमदनी बचा सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन आपको कम से कम इतना तो बचाना ही चाहिए और हर महीने बचाना चाहिए। बचत की योजना बनाते समय यह ध्यान रखें कि चाहे हमारी आमदनी 5,000 रुपए हो या 10,000 रुपए, महीने के आखिर में सब कुछ खर्च हो जाता है और हमारे पास कुछ नहीं बचता है। इसीलिए आमदनी होते ही सबसे पहले बचत करें, बाकी खर्च बाद में करें, वरना महीने के आखिर में आप पाएंगे कि आपके पास बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। बचत करने की सबसे अच्छी नीति यह है कि किसी बैंक या डाकघर में साल भर के लिए एक आवर्ती खाता यानी रेकरिंग डिपॉजिट खाता खुलवा लिया जाए, ताकि हर महीने नियम से बचत करने का मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता रहे। हर महीने की 5 तारीख को अपनी 10% आमदनी इस खाते में डाल दें। अगर मासिक आमदनी 10,000 रुपए है तो 1,000 रुपए महीने का रेकरिंग डिपॉजिट करें। इसके बाद 9,000 रुपए में ही महीना चलाने की योजना बनाएं। शुरू में आपको इस छोटी हो गई चादर में पैर पसारने में दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन कुछ समय बाद आप इस काम के आदी हो जाएंगे। बचत न करने वाले लोग बहाना बनाते हुए कहते हैं, मेरी आमदनी में तो खर्च ही मुश्किल से चलता है, बचत कैसे करूं? ये बहाना आप सरकार को टैक्स देते समय क्यों नहीं बनाते हैं? आप सरकार को चुपचाप टैक्स क्यों दे देते हैं? जिस तरह आप बिना छू चपड़ किए टैक्स दे देते हैं, उसी तरह आप बचत को अपना व्यक्तिगत टैक्स मान लें। यह मान लें कि सरकार ने टैक्स की दर 10% और बढ़ा दी है। सरकार की तरह ही आपको भी अपनी सकल आय पर 10% व्यक्तिगत तड़ लगाना चाहिए। जिस तरह छोटा सा बीज धीरे धीरे पेड़ बन जाता है, उसी तरह छोटी सी धनराशि भी धीरे धीरे दौलत का पेड़ बन सकती है। बचाया गया पहला सिक्का वह बीज है जिससे दौलत का पेड़ उगेगा। जितनी जल्दी यह बीज बो दिया जाएगा, पेड़ उतनी ही जल्दी उगेगा। बहरहाल, इसके लिए आपको उस पेड़ में अपनी बचत का पानी लगातार सींचना होगा। बचत की रणनीति बनाना आसान है, लेकिन उसके लिए आत्म अनुशासन रखना उतना आसान नहीं है। इच्छा शक्ति कमजोर होने पर बचत के सारे नेक इरादे किसी भी महीने टाएं फिर से हो सकते हैं। इस बात के लिए तैयार रहें कि हर महीने आपकी इच्छा शक्ति और संकल्प का इम्तिहान होगा। बहरहाल, अगर आप यह याद रखेंगे कि सुनहरा भविष्य खर्च से नहीं बल्कि बचत से बनता है, तो आप सभी प्रलोभनों के बावजूद बचत करते रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बचत करना अमीर बनने का धीमा लेकिन अचूक रास्ता है। अमीर बनने का दूसरा सिद्धांत है बचत का उपभोग न करें। अतीत की ओर देखने पर मेरा जीवन एक लंबी बाधा दौड़ की तरह नजर आता है, जिसमें सबसे बड़ी बाधा मैं खुद था। बचत करना अमीर बनने का पहला सिद्धांत है। अमीर बनने के लिए सिर्फ बचत करने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपको उसका सदुपयोग करना सीखना होगा। बचत का सदुपयोग करना
इतना महत्वपूर्ण कदम है कि ज्यादातर लोगों से यहीं पर चूक हो जाती है। जो लोग बहुत कष्ट उठाकर नियमित बचत करते हैं वे भी यहाँ पर आकर अक्सर अपना संयम खो देते हैं और अपनी बचत का उपभोग कर बैठते हैं। निश्चित रूप से सभी लोग बचत के महत्व को जानते हैं, लेकिन अधिकांश लोग बचत का सदुपयोग करने के बजाय किसी मोड़ पर उसका उपभोग कर बैठते हैं। जब लोग थोड़े बहुत पैसे बचा लेते हैं तो उनके मन में आता है कि इससे कोई विलासिता की चीज खरीद लें, जैसे टीवी, लेटेस्ट मोबाइल, बाइक, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल इत्यादि। यह योजना पूरे परिवार को अच्छी लगती है क्योंकि परिवार का हर सदस्य विलासिता के सामान का उपभोग करना चाहता है। ज्यादातर लोग इसी मानसिकता के होते हैं और उनका यह सोचना रहता है कि साल भर बचत करने के लिए उन्होंने जो संयम और सब्र दिखाया था उसका उन्हें इनाम मिलना चाहिए। बहरहाल यह बचत का सदुपयोग नहीं, उसका उपभोग यानी उसकी अकाल मृत्यु है। याद रहे, अमीर बनने के लिए सुरक्षित रखना और बढ़ाना भी काफी नहीं होता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बचत का सदुपयोग यानी निवेश करते हैं, जबकि कम बुद्धिमान व्यक्ति उसका दुरुपयोग या उपभोग करते हैं। उपभोग का अर्थ है कोई महंगा सामान खरीदना, कार के लिए डाउन पेमेंट देना या सैर सपाटे के लिए बाहर घूमने जाना। एक व्यक्ति हर साल 15,000 रुपए बचाता है ताकि वह छुट्टियों में अपने परिवार के साथ बाहर घूमने जा सके। परिवार के साथ बाहर घूमने जाना तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए अपनी साल भर की बचत को एक झटके में उड़ा डालना कतई अच्छी बात नहीं है। वह भला आदमी यह बात नहीं जानता है कि ऐसा करके वह अपनी दौलत के पेड़ को बड़ा होने से पहले ही काट रहा है। अगर आप अपनी बचत उड़ा डालते हैं या उसका उपभोग कर लेते हैं तो एक साल बाद आप उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से आपने चलना शुरू किया था। बचत करने के लिए काफी कष्ट उठाने के बाद भी आप पहले जैसी स्थिति में इसलिए पहुंच जाते हैं क्योंकि आपने बचत का सदुपयोग नहीं किया है। सदुपयोग का मतलब है धन का निवेश। बचत का सदुपयोग तभी होता है जब उसका निवेश करके उससे और ज्यादा धन कमाया जाए। आप अगर अपनी बचत को ही खत्म कर देंगे तो निवेश कैसे कर पाएंगे? ज्यादातर लोग बचत कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसके उपभोग के प्रलोभन से बच पाते हैं और उसका सदुपयोग कर पाते हैं। यही कारण है कि बहुत कम लोग अमीर बन पाते हैं। यह जान लें कि समझदारी अपनी बचत को उड़ाने में नहीं, बल्कि उसे अपनी पूंजी की नींव बनाने में है, जिस पर आपकी अमीरी का महल खड़ा हो सके। अमीर बनने का तीसरा सिद्धांत है बचत का निवेश करें। अगर आप $1 से लाभ नहीं कमा सकते हैं, अगर आप $1 से अपने लिए कड़ी मेहनत नहीं करवा सकते हैं, तो आप $1,00,000 होने के बाद भी उनसे लाभ कमाने का तरीका नहीं जान पाएंगे। अमीर बनने की राह में बचत साधन है और निवेश लक्ष्य है। बचत करके आप पैसे का बीज बनाते हैं, लेकिन पैसों का पेड़ तो उस बीज के निवेश से ही उगता है। आप किसी भी क्षेत्र में निवेश करें, उसका आधारभूत सिद्धांत एक ही रहता है। आपका बचाया हुआ पैसा आपके लिए काम करता है और आपको धन कमा कर देता है। निवेश की शक्ति की वजह से ही अमीर लोग और अमीर बनते चले जाते हैं। जो लोग निवेश करते हैं वे पैसे को अपना सेवक बना लेते हैं और उससे अपने लिए मेहनत करवाते हैं। जमीन में गड़ा या गुल्लक में रखा हुआ पैसा निवेश नहीं है, यह तो सिर्फ बचत है। अगर बचत करना पहला कदम है तो उस बचत का निवेश करके उससे लाभ कमाना अगला कदम है। निवेश के कई तरीके हैं, जैसे बैंक में खोला गया बचत खाता भी निवेश है। बहरहाल, निवेश करते समय इस छोटी सी बात का ध्यान रखें कि आपको अपने निवेश पर कितना ब्याज या लाभ मिलेगा। यह भी ध्यान रखें कि महंगाई के बढ़ने की दर क्या है। इस वक्त भारत में महंगाई हर साल लगभग 5% की दर से बढ़ रही है। अगर बैंक की ब्याज दर इससे कम है तो वहां निवेश करने में फायदा नहीं बल्कि नुकसान है, क्योंकि आपके पैसे का मूल्य बढ़ने के बजाय घट रहा है। ब्याज दर जितनी ज्यादा होगी, निवेश उतना ही लाभकारी साबित होगा। फिक्स्ड डिपॉजिट या एफडी में ब्याज दर ज्यादा रहती है, इसलिए यह बचत खाते से ज्यादा लाभकारी है। ये तो हुई बैंकों की बात। अब पीपीएफ, एनएससी, एलआईसी जैसे सुरक्षित निवेशों पर भी गौर करें, जिन पर टैक्स में छूट भी मिलती है, और ज्यादातर लोग ब्याज के बजाय टैक्स की छूट के लिए ही इनमें निवेश करते हैं। फिर निवेश की उस रोमांचकारी दुनिया पर एक नजर डालें जहां थोड़ा ज्यादा जोखिम तो है, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न भी ज्यादा है। ऐसा माना जाता है कि जमीन की कीमत हमेशा बढ़ती है। जमीन जायदाद में निवेश बहुत लाभकारी हो सकता है, बशर्ते आप सही जगह, सही कीमत और सही मौके पर
यह काम करें। फिर आता है शेयर बाजार में निवेश। शेयर बाजार में निवेश दो तरह से किया जा सकता है। या तो आप स्वयं व्यक्तिगत निवेश कर सकते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स के यूनिट खरीदकर अप्रत्यक्ष निवेश कर सकते हैं। चूंकि शेयर बाजार में जोखिम ज्यादा रहता है, इसलिए ज्यादातर लोग म्यूचुअल फंड्स के यूनिट खरीदना पसंद करते हैं। वे यह मानते हैं कि उच्च प्रशिक्षित विशेषज्ञ शेयर बाजार की बारीकियों को ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। बहरहाल, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको शेयर बाजार के बारे में ज्ञान हासिल करके यह काम खुद करना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स के साथ दिक्कत यह होती है कि वे आपसे पूछकर किसी कंपनी के शेयर खरीदते या बेचते नहीं हैं। इसमें दूसरी दिक्कत यह होती है कि अनावश्यक रूप से शेयर खरीदने बेचने की लागत और एंट्री या एग्जिट लोड रहता है, जिससे आपका मुनाफा कम होता है। शेयर बाजार में निवेश का एक लाभ यह भी है कि इसमें आपको जो डिविडेंड मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। दूसरा लाभ यह है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं लगता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर सिर्फ 10% की दर से टैक्स देना पड़ता है, जो बाकी निवेशों से प्राप्त आमदनी पर लगने वाले टैक्स से कम है। निवेश करने का एक और तरीका है मकान या दुकान को किराए पर उठाकर हर महीने किराया वसूल करना है। बहरहाल, मकान किराए पर देने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि यह आपके लिए घाटे का सौदा तो नहीं है। एक सज्जन ने 6 लाख रुपए में मकान बनाया और उसे 3,000 रुपए महीने के किराए पर उठा दिया। वे मकान के किराए पर उठने से काफी समझदारी का नहीं, घाटे का सौदा था, क्योंकि अगर वे अपने 6 लाख रुपए डाकघर की मासिक बचत योजना में लगा देते तो उन्हें 8% वार्षिक ब्याज यानी 48,000 रुपए मिलते, जबकि मकान किराए में उन्हें साल भर में सिर्फ 36,000 रुपए ही मिल रहे हैं। इसके अलावा उन्हें मरम्मत के खर्च और प्रॉपर्टी टैक्स का बोझ भी उठाना पड़ रहा है। आप चाहे जैसे निवेश करें जरूर। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका मूलधन सुरक्षित तरीके से ज्यादा लाभ कमाए। वैसे तो आपका ज्यादातर निवेश अमीरी की नींव बनाने के लिए होना चाहिए, लेकिन आपको मेडिकेयर या जीवन बीमा पॉलिसियों में भी पर्याप्त निवेश करना चाहिए, ताकि अगर आपको कुछ हो जाए तो परिवार को आर्थिक कष्ट न झेलने पड़े। अमीर बनने की दिशा में निवेश बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि अमीर होने का मतलब है ऊंची तनख्वाह या अच्छी आमदनी। वे यह मान लेते हैं कि अगर उन्हें ऊंची तनख्वाह मिल रही है या उनके पास कार बंगला है तो वे अमीर हैं। ज्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि आमदनी से नहीं, बल्कि बचत और निवेश से व्यक्ति अमीर बनता है। अमीर लोग पहले निवेश करते हैं, विलासिता के सामान बाद में तब खरीदते हैं जब उनके निवेश से उन्हें काफी लाभ होने लगता है। गरीब और मध्यवर्गीय लोग अमीर दिखने और शान झाड़ने के चक्कर में निवेश की शक्ति को नजरअंदाज कर देते हैं और पहला मौका मिलते ही विलासिता के सामान खरीद लेते हैं। इसी वजह से वे कभी अमीर नहीं बन पाते हैं। निवेश करना इतना महत्वपूर्ण है कि इसे अमीरी का स्वर्णिम सिद्धांत कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज की प्रबल शक्ति छिपी होती है। अमीर बनने का चौथा सिद्धांत है चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का लाभ उठाएं। चक्रवृद्धि ब्याज ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति है। ज्यादातर लोगों ने बचपन में गणित की किताबों में चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन उसके दूरगामी महत्व या प्रबल शक्ति का अंदाजा बहुत कम लोगों को है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब यह है कि आपको हर साल अपने निवेश किए हुए मूलधन पर जितना ब्याज मिलता है, आप भविष्य में ज्यादा लाभ कमाने के लिए उसका भी निवेश कर देते हैं। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप ब्याज को भी मूलधन के साथ जोड़कर हर साल निवेश करते रहेंगे तो आपको आशा से परे लाभ होगा। चक्रवृद्धि ब्याज से पैसे का जबरदस्त नेटवर्क बन जाता है। आपका मूलधन तो पिता है जो आपके लिए पैसे कमाता है। चक्रवृद्धि ब्याज उस मूलधन का बेटा है और वह भी अपने पिता की तरह आपके लिए पैसे कमाता है। चक्रवृद्धि ब्याज के सिद्धांत पर चलकर आप पैसे की कई पीढ़ियां तैयार कर लेते हैं, जो सभी आपको अमीर बनाने के लिए दिन रात काम करती हैं। चक्रवृद्धि ब्याज से आपका पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है। आपका निवेश कितने समय में दुगुना होगा, ये जानने के लिए बेहतर के नियम का उपयोग करें। अगर ब्याज दर 8% है तो आपका धन बेहतर बट्टे 8 बराबर 9, मतलब आपका धन 9 साल में दुगना होगा। अगर ब्याज दर 12% है तो यह 6 साल में दुगना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति को समझने के लिए कुछ उदाहरण देखें।
मान लीजिए 2 व्यक्ति 10% वार्षिक ब्याज दर पर 12,000 रुपए का निवेश करता है। पहला सामान्य ब्याज कमाता है और साल के अंत में अपने ब्याज को उड़ा डालता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने ब्याज को भी मूलधन में जोड़कर चक्रवृद्धि के सिद्धांत का पालन करता है। 40 साल बाद पहले व्यक्ति को 13,200 रुपए मिलेंगे, जबकि इस दौरान वह 48,000 रुपए का ब्याज खर्च कर चुका होगा। यानी कुल मिलाकर उसे सामान्य ब्याज की नीति से अपने निवेश पर 68,200 रुपए की आमदनी हुई। दूसरी ओर चक्रवृद्धि ब्याज के सिद्धांत का पालन करने वाले व्यक्ति को 40 साल बाद 5,43,111 रुपए मिलेंगे, यानी उसे पहले व्यक्ति से 9 गुना ज्यादा लाभ होगा। ऊपर दिए गए उदाहरण से आप खुद ही यह समझ गए होंगे कि नियमित निवेश अगर चक्रवृद्धि ब्याज के सिद्धांत के आधार पर किया जाए है। सच तो यह है कि अमीर बनने के लिए इकट्ठे बहुत से पैसे बचाने की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए तो लगातार थोड़ी थोड़ी बचत और समय की जरूरत होती है। अमीर बनने का 5वां सिद्धांत है, एक एक रुपए का हिसाब रखें। हर सफल व्यक्ति की सफलता का राज यह है कि उसने ऐसे काम करने की आदत डाल ली थी जिन्हें करना सफल लोगों को पसंद नहीं था। हो सकता है कि एक एक रुपए का हिसाब रखना आपको यह कंजूसी लगे, लेकिन अपनी आय व्यय का हिसाब रखना कंजूसी नहीं है, बल्कि वह आर्थिक नियोजन कहलाता है। इस बात का पूरा हिसाब रखें कि आपके पास पैसा कहां से आया और कहां गया। यही वह जादुई आदत है जिसकी बदौलत व्यापारी दौलतमंद बनते जाते हैं, जबकि आम आदमी बहुत सारा पैसा कमाने के बाद भी गरीबी के दलदल में फंसा रहता है। आम आदमी को यह पता ही नहीं होता है कि उसका पैसा आखिर चला कहां जाता है। हम अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं, मैं इतना कमाता हूं, लेकिन क्या पता पैसा आखिर कहां चला जाता है। ज्यादातर लोगों की स्थिति यही है और इसका कारण यह है कि वे अपने खर्च का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। पैसे का हिसाब किताब रखने में मेहनत लगती है, याददाश्त पर जोर डालना पड़ता है और कई बार तो तनाव भी होने लगता है। बहरहाल यह न भूलें कि सफल व्यापारी अपने एक एक पैसे का हिसाब रखता है। उसके बही खाते में उसकी आमदनी और खर्च का पूरा रिकॉर्ड रहता है। अगर व्यापारी ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। आखिर हम भी तो अमीर बनना चाहते हैं। अपनी आमदनी और खर्च का रिकॉर्ड रखना पहला कदम है, उसका विश्लेषण करना। जब आप अपनी आमदनी और खर्च के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आपको उससे बहुत सी आश्चर्यजनक बातें पता चलेंगी। आपको यह पता चलेगा कि आप कितनी फिजूल खर्चियां कर रहे हैं। अक्सर हम ये सोचते हैं कि 3 रुपए की सिगरेट पीने से क्या होता है, लेकिन जब हम महीने भर की सिगरेट का हिसाब रखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने 3 रुपए की नहीं बल्कि 90 रुपए की सिगरेट पी ली है। आमदनी और खर्च का रिकॉर्ड रखने से आपको आर्थिक नियोजन की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि आप हर दिन अपनी आर्थिक स्थिति पर विचार करते रहते हैं। आपको यह पता रहता है कि आपकी आमदनी और खर्च की स्थिति क्या है, आपका कैश फ्लो कितना है, आपको कितना ब्याज मिल रहा है, आप कितना ब्याज दे रहे हैं। जब आप हर दिन इन बातों के बारे में सोचेंगे तो जल्दी ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कौन से कदम उठा सकते हैं। एक मोटा रजिस्टर बना लें और हर रात को उसमें दिन भर के खर्च का ब्यौरा लिखें। इसी तरह सप्ताह में किसी निश्चित दिन बैठकर अपने खर्च का विश्लेषण करें। महीने के आखिरी दिन रात को बैठकर अपना मंथली स्टेटमेंट तैयार करें। पिछले महीने कितनी आमदनी हुई, कितना व्यय हुआ, कितनी बचत हुई, कितना निवेश किया। फिर व्यय का ब्यौरा प्रमुख वर्गों में विभाजित कर लें, जैसे बचत, निवेश, स्वास्थ्य, शिक्षा, किराना, फल, सब्जी, दूध आदि। इसके बाद अपने अगले महीने का अनुमानित बजट बनाएं। जब आप बजट बनाएंगे और उसके हिसाब से खर्च करने की कोशिश करेंगे तो आपको हर दिन चुनौती का एहसास होगा और पैसा बचाना एक ऐसा खेल बन जाएगा जिसमें आपको मजा आने लगेगा। अमीर बनने का छठा सिद्धांत है, कर्ज से बचें। कर्ज शैतान का दूसरा नाम है। कर्ज से बचें क्योंकि कर्ज गरीबी की तरफ ले जाता है। अगर अमीर बनना पहाड़ की चोटी पर पहुंचने की तरह है तो कर्ज लेना घाटी में गिरने की तरह है। आप यह बात कह सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड, होम लोन, कार लोन, कंज्यूमर लोन के बिना आज की दुनिया में गुजारा कैसे हो सकता है। इसके अलावा आसान किस्तों पर अगर कार, मकान, कंप्यूटर सब कुछ मिल रहा है तो फिर क्यों न खरीदा जाए। आखिर इतनी बड़ी रकम कोई कैसे जोड़ सकता है। आप चाहे जो कह लें,
पुराने जमाने के लोग ज्यादा सही थे जो यह मानते थे कि कर्ज शैतान का दूसरा नाम है। सच तो यह है कि कर्ज दो प्रकार के होते हैं, अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। बुरा कर्ज वह होता है जिसे आप उपभोग या विलासिता के सामान खरीदने के लिए लेते हैं और जिससे आपको भविष्य में किसी आमदनी के होने की कोई उम्मीद नहीं होती है। क्रेडिट कार्ड के कर्ज से खरीदे जाने वाले ज्यादातर सामान या कार जैसी विलासिता की चीजें इसी श्रेणी में आती हैं। मनोरंजन या शान शौकत के दिखावे के लिए लिया जाने वाला कर्ज बुरा इसलिए होता है क्योंकि इससे आप अपनी भावी आमदनी को गिरवी रख देते हैं और अपनी आर्थिक कब्र खुद खोद लेते हैं। अभी खरीदो, बाद में आसान किस्तों में पैसे दो का प्रलोभन बहुत ही आकर्षक होता है, जिसके जाल में ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। बहरहाल यह बात हमेशा ध्यान रखें, चाहे कंपनियां या बैंक कितने भी सुनहरे वादे कर लें, कोई भी कर्ज मुफ्त में नहीं मिलता है, आपको इसकी बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। ज्यादातर लोग कर्ज के जाल में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि उनके देखने का दायरा बहुत छोटा होता है। वे वर्तमान से ज्यादा आगे तक देख या सोच ही नहीं पाते हैं। वे यह समझ ही नहीं पाते हैं कि वे कर्ज लेकर चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति के शिकार हो रहे हैं। वर्तमान उपभोक्तावादी युग में अधिकांश लोग सोचते हैं, जब तक जवानी है तब तक खा पी लो और मजे कर लो। कल किसने देखा है, लेकिन कल हमेशा आता है। और चूंकि उन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का दुरुपयोग किया है, इसलिए वे कर्ज के दलदल में गले तक धंस जाते हैं। वैसे आपको यह बात पता होनी चाहिए कि कर्ज हमेशा बुरा नहीं होता है। कई बार कर्ज अच्छा भी होता है। जैसे अगर आप 5% के ब्याज पर उधार लेते हैं और उस रकम से 10% कमाते हैं, तो यह अच्छा कर्ज है। इसका एक काल्पनिक उदाहरण देखें। एक व्यक्ति 5 लाख रुपए का लोन लेकर मकान बनाता है और उसमें 3 किराएदार रख लेता है जो हर महीने 2-2 हजार रुपए मकान किराया देते हैं। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति 5 लाख रुपए के लोन पर बैंक को 8% ब्याज दर से 40,000 रुपए ब्याज दे रहा है, जबकि उसे हर साल 72,000 रुपए की आमदनी हो रही है। इस तरह का कर्ज अच्छा कर्ज कहलाता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बुरा कर्ज लेने से बचना चाहिए। ये तर्क न दें कि दूसरे लोग तो शान से कर्ज ले रहे हैं, तो फिर आप क्यों न लें। अगर दूसरे लोग कुएं में कूद रहे हैं तो ये जरूरी तो नहीं है कि आप भी उसमें बिना सोचे समझे कूद पड़े। अमीर बनने का 7वां सिद्धांत है, आमदनी बढ़ाने के तरीके खोजें। मजे की बात यह है कि लोग अमीर तो बनना चाहते हैं, लेकिन वे अपनी आमदनी बढ़ाने के तरीकों की खोज ही नहीं करते हैं। हम चाहे जहां भी हों, जो भी करते हों, हम सभी के सामने ऐसे बहुत से मौके होते हैं जिनके द्वारा हम अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसका एक उदाहरण देखें। मान लें आप ये सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपका घर का खर्च 20,000 रुपए महीने यानी 2,40,000 रुपए साल के होंगे। अब अगर हम अनुमानित ब्याज दर 8% मान लें तो इतना ब्याज पाने के लिए आपको 30 लाख रुपए की जरूरत होगी। यह आंकड़ा बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन इसे आसानी से पूरा करने के दूसरे तरीके भी हैं। आप किसी प्रतिष्ठित बीमा कंपनी का कोई बढ़िया पेंशन प्लान भी ले सकते हैं, जिससे आपको रिटायरमेंट के बाद पर्याप्त मासिक आमदनी होती रहे। दूरगामी लक्ष्य बनाने वाला अमीरी के मामले में ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में हमेशा फायदे में रहता है, क्योंकि वह आगे आने वाली समस्याओं या संभावनाओं को दूसरों से पहले देख लेता है और उनका लाभ उठा लेता है। तो दोस्तों, आज की ये ऑडियो बुक यहीं पर समाप्त करते हैं। इस ऑडियो बुक को बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो प्लीज उस मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।